प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में टेरर अटैक एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और अलग अलग राज्य इससे निपटने के लिए क्या योजना बना रहे हैं और कौन से हाल के समय में बड़े घटनाएं देखी गई हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि टेररिज्म एक बहुत सीरियस थ्रेट के रूप में पहले भी था, अब और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूप में हमारे सामने आ रहा है। अभी हाल में असम में जो एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसने 2 आतंकवादियों को पकड़ा है जो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से संबंधित है, यानी एबीटी से संबंधित है। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अलकायदा से संबंधित है। अलकायदा एक पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उसके कनेक्शन के साथ अंसारुल्लाह बांग्ला टीम काम करती है और ये बांग्लादेश के टेरिटरी का, भूमि का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ ये लोग आतंकी हमला करते हैं। तो अभी ये लेटेस्ट घटना है कि कैसे इनके खिलाफ असम के एसटीएफ ने कार्यवाही की और ऑपरेशन प्रघात चलाया इन सब के खिलाफ। और यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण बात है कि अभी कुछ ही समय पहले 8 और ऐसे टेररिस्ट थे जो बांग्लादेश की धरती से इंडिया में आ रहे थे। अंसार अल अस्लाम बांग्लादेश टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम था और उनको भी पकड़ा गया था। उसमें केरला पुलिस थी, वेस्ट बंगाल की पुलिस थी, असम पुलिस थी, इन सब ने मिलकर के कार्यवाही करी थी और उनको पकड़ा था। तो ये घटना नॉर्थ ईस्ट में देखी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं देखी जा रही हैं कि कैसे अलग अलग पाकिस्तानी आतंकी संगठन प्रयास कर रहे हैं घुसपैठ करने का, टेरर अटैक करने का और वहां पर अस्थिर बनाने का, लॉ एंड ऑर्डर को एकदम बिगाड़ देने का उनका पूरा लक्ष्य है। और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे तत्वों से निपटा जाए, क्योंकि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है और इसके साथ साथ हमारे पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि टेररिज्म इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है, टूरिज्म को भी प्रभावित करता है और ह्यूमन लाइफ्स का जो लॉस है वो तो है ही। जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, सीआरपीएफ के जवान हों या इंडियन आर्मी के लोग हों, उन सबको ये जो है ब्रूटल मर्डर करते हैं, इस तरीके की कार्यवाही करते हैं आतंकवादी, वो जस्टिफाइड बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं कही जा सकती। और इसके साथ साथ ये जितने अलग अलग और भी खतरे हो सकते हैं भारत के लिए क्रिएट करते हैं। भारत में जिहादिस्ट कल्चर को बढ़ाना, कि अलग अलग जगहों पर जिहाद फैले, भारत को एक गजवाए हिंद बनाना यानी इस्लामिक टेरिटरी बनाना, आतंकवाद को बढ़ाना, इस तरीके की सोच के साथ कई आतंकी संगठन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जेन्युइन एक सवाल उठता है कि इन सब चीज़ों का समाधान क्या है। हम टेररिस्ट जो अटैक हैं इंडिया पर, उनको कैसे उनसे अच्छे से निपट सकते हैं। तो हमारे पास कई उपाय होते हैं। अब ये देखना होता है कि कौन सा प्रभावी उपाय कब किस समय सही तरीके से फिट बैठेगा और उस हिसाब से हम काम करें। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशन है, यानी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, हम हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो बहुत आक्रामक तरीके से कार्यवाही करते हुए, मिलिट्री एक्शंस लेते हुए आतंकवादियों का सफाया करते हैं। तो कई ऐसे जो है ऑपरेशंस हैं जो उठाए गए, जो किए गए कश्मीर में। उसमें सबसे फेमस रहा ऑपरेशन ऑल आउट, और ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से कश्मीर में पूरे आतंकवाद का सफाया करने की कोशिश की गई। ऑपरेशन काली चलाया गया, ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया गया, ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। ढेर सारे ऐसे मिलिट्री ऑपरेशंस किए जाते हैं। इंडिया की मिलिट्री कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के माध्यम से भी ऐसा काम करती है कि पाकिस्तान को वो थोड़ा डराने की कोशिश करती है ताकि पाकिस्तान अपने लिमिटेशन में रहे। तो इंडिया ने तमाम अवसरों पर अपनी आर्मी और अपना जो ट्राई सर्विसेज हैं, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके माध्यम से आतंकवादियों को और आतंकी हमलों पर कंट्रोल करने की कोशिश करी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कई ऐसे कानून हैं हमारे देश में जिनके माध्यम से टेरर एक्टिविटीज पर कंट्रोल करते हैं। तो एक कानून हमारे पास है यूएपीए कानून 1967, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। और ये जो कानून है, इसी कानून के तहत हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाता है। यानी अगर आतंकी गतिविधि में किसी व्यक्ति के संलिप्त होने की आशंका है, अगर वो टेरर सस्पेक्ट है, तो अगर उसे टेररिस्ट घोषित करना है तो यूएपीए कानून के तहत घोषित किया जाएगा। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को
कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता के खिलाफ काम कर रहा है और उसे आतंकी संगठन घोषित करना है, तो वो भी यूएपीए के तहत किया जाता है। तो यूएपीए साफ तौर पर टेरर जो केसेस हैं उनके इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे अभियोग चलेगा आतंकवादियों के ऊपर, उन्हें क्या सजा दी जाएगी, किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये सारी बातें यूएपीए में साफ तौर पर कही गई हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एक्ट है जिसे एनआईए एक्ट बोलते हैं। 2008 में एनआईए एक्ट के माध्यम से एनआईए का गठन हुआ था, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और ये जो संगठन है ये टेरर केसेस का इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करता है, चार्जशीट फाइल करता है आतंकियों के खिलाफ, उनके खिलाफ अभियोग चलाता है और फिर स्पेशल कोर्ट्स के माध्यम से उन्हें सजा भी देता है। तो एनआईए बहुत प्रभावी तरीके से जो अलग अलग प्रकार के टेरर सिंडिकेट्स हैं उन पर छापे मारना, अरेस्ट करना, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करना, ये सारे काम लगातार वो करता रहता है। और इसके साथ हमारे पास एक और कानून है, उसका नाम है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके माध्यम से भी आतंकवादियों से निपटने की कोशिश की जाती है कि कैसे नार्को टेररिज्म, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं, संदिग्ध वित्तीय लेन देन जो करते हैं, हवाला बिजनेस जो है, इन सब चीज़ों से अगर निपटना है तो हम इस कानून का सहारा लेते हैं, ईडी का सहारा लेते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सहारा लेते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसी तरीके से जब हमें साइबर टेररिज्म से निपटना होता है तो हम आईटी एक्ट 2000 की धाराओं का इस्तेमाल करके साइबर टेररिज्म से निपटने की कोशिश करते हैं कि डार्क नेट, डीप नेट का इस्तेमाल अगर आतंकवादी कर रहा हो तो कैसे हम कार्रवाई करेंगे, ये सब हम इसी कानून के तहत करते हैं। तो हमारे पास ढेर सारे ऐसे कानून हैं। एनएसए भी एक कानून है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, जिसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका भी बोलते हैं। और इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अगर भारत की अस्मिता, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ अगर कोई आपराधिक काम करने जा रहा है तो उसको समय से पहले ही डिटेन कर लिया जाता है। 1 साल के लिए उसे डिटेन कर लिया जाता है। इसको हम एनएसए लगाना कहते हैं कि किसी पर एनएसए लगा दिया गया। इस तरीके से हम कई संसदीय कानूनों के माध्यम से आतंकवाद से निपटने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं। कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से, स्पेशल एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से हम आतंकवाद से निपटते हैं। जैसे हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, ये हमारे ऐसे विंग्स हैं इंटेलिजेंस, यानी ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं। आतंकवादी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे पार्टिसिपेशन कर रहा है, किसके साथ, उसके कोलैबोरेटर कौन है, उसके नेटवर्क कौन से हैं, टेरर फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन कौन से उसके स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं, कौन से स्प्लिंटर ग्रुप काम कर रहे हैं, ये सब तमाम जितनी बातें हैं, इन सब की जानकारी, कैसे आतंकवादी साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी खुफिया जानकारी आईबी इकट्ठा करके हमारे सुरक्षा बलों को देता है और उसके बाद ये कार्रवाई होती है। मतलब अलग अलग जो प्राधिकरण हमारे अथॉरिटीज़ बनी है उनके माध्यम से इन सूचनाओं तक एक्सेस होता है और फिर हम टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो आईबी, रॉ, मैक यानी मल्टी एजेंसी सेंटर है जो खुफिया इकाई के रूप में काम करती है, वो भी आतंकियों के बारे में जो सूचनाएं हैं वो इकट्ठा करती है। नेटग्रिड काम करता है। इसी तरीके से एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आतंकियों से निपटेंगे, इस तरीके की चीज़ों पर वो रिकमेंडेशन देता है। हमारे देश में एटीएस है, अलग अलग राज्यों में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होते हैं जो स्पेशल पुलिस फोर्स होती है और वो आतंकवादियों से निपटते हैं। आपने सुना होगा एटीएस की मुठभेड़ में आतंकवादियों को मार दिया गया। इसी तरीके से कई राज्य जो है एसटीएफ बनाते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स, और ये सब जितने भी स्टेट्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में एसटीएफ है, एटीएस है, यूपी में है, बिहार में है, इन सब जगहों पर है, उत्तराखंड में है। तो ये जो है क्राइम फ्री एक स्टेट बनाने की दिशा में कार्यवाही करते हैं। और कोई भी टेरर सस्पेक्ट अगर एंटर कर रहा है, अगर वो ड्रग ट्रैफिकिंग भी करा रहा है, फेक करेंसी करा रहा है, जाली मुद्रा का कारोबार इंडिया में कराने की कोशिश कर रहा है, उन सब से निपटने की कोशिश जो है की जाती है इन सब के माध्यम से। तो ढेर सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो काम करते हैं, लेकिन ये नेशनल लेवल पे हैं। इसी तरीके से हमारे देश में एफआईयू काम करता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, यानी वित्तीय खुफिया इकाई। हमारे देश में जितने भी अपराध आर्थिक स्तर के हैं, वित्तीय स्तर के हैं, और अगर उसका कनेक्शन आतंकियों से है तो उसकी जांच पड़ताल, खुफिया जानकारी एफआईयू कलेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम निपटते हैं।
अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं जिनसे हम सहयोग लेते हैं आतंकवाद से निपटने के लिए। तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे प्रमुख है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एफएटीएफ जो है पेरिस में स्थित है और इसमें 39 सदस्य देश हैं। सऊदी अरब इसका मेंबर है और इसके अलावा हाल के समय में भी इसके नए सदस्य बने हैं, मतलब इसका जो मेंबरशिप है वो और ज़्यादा अब बढ़ा है। और ये जो संगठन है ये किसी भी देश में टेरर फंडिंग को रोकने की बात करता है। कहता है कि भाई तुम टेरर फंडिंग मत करो, अगर टेरर फंडिंग करोगे अपने देश में तो हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में डाल करके एफएटीएफ आतंकवाद से निपटने की कोशिश करता है। इसी तरीके से हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है या यूएन है। यूएनजीए में यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हम आतंकवाद विरोधी प्रस्ताव ले आते हैं और उस प्रस्ताव को पास कराने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया ने सीसीआईटी जो है का प्रस्ताव यूएनजीए में किया कि एक सार्वभौमिक परिभाषा बन जाए इंटरनेशनल टेररिज्म की, इसके लिए ये प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि ये पास नहीं हो सका है। तो टेरर फंडिंग को लेकर के, अलग अलग जो आतंकवाद के आयाम हैं उन सब को लेकर के, किसी आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराना, किसी संगठन को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कराना है, तो ये सब प्रस्ताव यूएनजीए में लाया जाता है। इंडिया भी ये सब काम कर चुका है, ये भी एक उपाय है। इसके साथ साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम अलग अलग प्रकार के प्रस्तावों को पारित कराते हैं और उससे सहयोग लेने की कोशिश करते हैं। तो यूएनएससी भी इसमें कारगर मंच होता है। और इसके साथ साथ भारत जो है एगमॉन्ट ग्रुप के साथ सहयोग करता है। एगमॉन्ट ग्रुप जो है दुनिया भर के देशों की जो वित्तीय खुफिया इकाइयां होती हैं, एफआईयू जिसे बोलते हैं, उसका एक ग्लोबल नेटवर्क होता है। तो एगमॉन्ट ग्रुप क्या करता है कि दुनिया भर के देशों के जो एफआईयूज हैं उनको आतंकवाद और जो टेरर फंडिंग है या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन है, उस सब का इंफॉर्मेशन वो शेयर कर देता है एफआईयू से, और एफआईयू जो किसी देश का है वो शेयर कर देता है इसके साथ, और इस हिसाब से एक काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन ग्लोबल लेवल पे इंश्योर हो पाता है। और इसी तरीके से इंटरपोल से सहयोग लिया जाता है। इंटरपोल को बोला जाता है भाई ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, तो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके ये मैसेज दे देता है दुनिया भर की पुलिस को कि इसको पकड़वाने में एक लीगल असिस्टेंस चाहिए, एक वैधानिक सहयोग चाहिए, तो फिर वैधानिक सहयोग भी दिलाया जाता है। इसी तरीके से और भी तमाम ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों में, यानी टेररिज्म से निपटने में। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है अलग अलग देशों में, भारत में भी आयोजित किया गया। तो ये जो तरीके हैं इसके माध्यम से हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन करते हैं टेररिज्म से निपटने का। हम अलग अलग देशों से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि करते हैं। हम अलग अलग देशों से आपराधिक मामलों में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें सहयोग चाहिए। अगर हमारे यहाँ से कोई अपराधी या आतंकवादी आतंक करके तुम्हारे यहाँ भाग के गया है तो तुम हमें मदद करवाओ वापस देने में, ताकि हम उस पर अभियोग चला करके, मुकदमा चला करके उसे सजा दे सकें। इस तरीके का भी काम जो है भारत करता है। तो ये भी एक उपाय है। दुनिया में अलग अलग देशों के साथ हम जब प्रत्यर्पण संधि करते हैं और ऐसे संधियां करते हैं तो एक लीगल जो सहयोग है वो बढ़ जाता है आतंकवाद से निपटने में। भारत दुनिया के तमाम देशों से ये गुजारिश करता है कि भाई चलो हम मिल करके ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में हम अपना क्या करेंगे, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे कि क्या हम आतंकवाद से निपट सकते हैं, इसके बारे में हमारी आर्मी के पास कितनी कैपेसिटी है वो मजबूत हो जाए, आपकी आर्मी के पास जितनी कैपेसिटी है वो भी मजबूत हो जाए। हम अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको शेयर करेंगे, आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें शेयर कर दीजिए। इस तरीके की बात करके भारत बहुत से देशों के साथ ढेर सारे मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। आपने अगर किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाई करी हो तो आपने देखा होगा उसमें पहला ही लाइन लिखा रहता है कि ये काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के लिए करते हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस का एक बड़ा लक्ष्य होता है आतंकवाद निरोधक सहयोग को सुनिश्चित करना। तो भारत कई देशों के साथ ये सब करता है, जैसे धर्म गार्जियन है जापान के साथ, वीर गार्जियन है, नोमैडिक एलिफेंट है, संप्रीति है, मिलन है, टाइगर ट्रायम्फ है, कोप इंडिया है, तमाम ऐसे हैं जो किए जाते हैं, मालाबार एक्सरसाइज है।
तो इन सब माध्यमों से हम आतंकवाद से निपटने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण आयाम है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हम आतंकवादियों को काउंटर करने में बहुत इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवादी भी आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट्स हैं वो ड्रोन में ड्रग्स भर करके और छोटे छोटे हथियार भर के इंडिया की टेरिटरी में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। हमें सीसीटीवी कैमरा या सीसीटीवी सर्विलांस को मजबूत करना होगा। हम ड्रोन के साथ साथ यूएवी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वीपन ट्रैकर टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, ये सब मामलों में जब हम काम करेंगे तब हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन होकर के आतंकवाद से निपट पाएंगे। जो एक्सप्लोजिव हैं, जो विस्फोटक हैं, उन विस्फोटकों को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, उसको कैसे जो है निष्क्रिय किया जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा, इस सब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये टेक्नोलॉजी भारत सरकार इसको प्रमोट करने के लिए काम कर रही है। इसी तरीके से एक और समाधान है टेररिज्म से निपटने का कि भाई हमारे जो बॉर्डर हैं उसको बहुत ज़्यादा सिक्योर किया जाए, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है तो किसी दूसरे देश से हमारे देश की सीमा के अंदर अवैध तरीके से आतंकवादी प्रवेश करता है। तो हम अपने बॉर्डर पर इतनी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दें कि आतंकवादी आ ही न पाए। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें अपने पारामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर तैनात करना होगा। जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर टेररिज्म के लिए सबसे मतलब महत्वपूर्ण ट्रांजिट के रूप में देखा जाता है, तो वहां पर हम बीएसएफ को लगाएंगे। जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है उस पर भी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करती है। तो बीएसएफ ऐसे आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार देता है, उन्हें अरेस्ट करता है, सीज करता है उनके जो भी वीपन्स वगैरह हैं। तो ऐसे काम होना जरूरी है। असम राइफल्स है, इंडिया म्यांमार के रास्ते से कोई आतंकवादी आ रहा है, असम राइफल्स काम करता है। अगर भारत भूटान या भारत नेपाल की सीमा से कोई आ रहा है आतंकवादी तो वहाँ पर एसएसबी काम करता है। भारत चीन के रास्ते से कोई आ रहा है, आईटीबीपी काम करता है। इसी तरीके से सीआरपीएफ को भी काम दिया जाता है आतंकवाद से निपटने का। वैसे तो सीआरपीएफ को आंतरिक सुरक्षा का काम दिया गया है विशेष रूप से, लेकिन काउंटर टेररिज्म एक्शंस लेना, इसके लिए भी जम्मू कश्मीर में स्पेशल रोल जो है सीआरपीएफ को दिया गया है। तो हमारे पास पारामिलिट्री फोर्सेस हैं। आपने एनएसजी के बारे में भी सुना होगा, जो हमारा सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। एनएसजी किस तरीके से जो हाईजैकिंग होती है आतंकवादियों के द्वारा, कैसे बॉम्ब प्लांट किया जाता है, उस बॉम्ब को कैसे जो है निष्क्रिय किया जाएगा। पोस्ट जो ब्लास्ट है, जब आतंकी हमला करता है तो ब्लास्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है, तो एनएसजी उसमें काम करता है। इसी तरीके से एनएसजी एंटी हाईजैकिंग मिशन चलाता है। तो बहुत ही मुस्तैदी से, बहुत ही इफिशिएंसी के साथ ये काम करता है। इसी तरीके से तमाम और आयाम हैं जिसके माध्यम से हम आतंकवाद से निपटते हैं। एक आयाम इसमें यह भी है कि बहुत से आतंकवादी जो हैं पाकिस्तान के, वो कश्मीर के लोकल लोगों को जिहादी बना करके, कट्टर बना करके, अलगाववादी बना के, पत्थरबाज बना करके, भारत विरोधी अभियान में लगा करके उनको एक अपना हथियार बना लेते हैं। कहते तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, हम तुम्हें प्रतिष्ठा दे देंगे, सारी चीजें दे देंगे, हमारे लिए काम करो। तो ऐसे में ये जो लोग हैं कश्मीर में, वो हाइब्रिड टेररिस्ट बन जाते हैं, वाइट कॉलर टेररिस्ट बन जाते हैं, या लोन वुल्फ अटैकर बन जाते हैं और धार्मिक जिहादी के स्तर पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं कश्मीर में, उन सबसे निपटने के लिए भी हमें यूएपीए कानून में आवश्यक संशोधन करने की जरूरत पड़ती रही है और सरकार ने कर भी दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है, भारत सरकार ने, कि अगर आप केवल आतंकी हमला कर रहे हैं तभी आतंकवादी नहीं कहलाएंगे। अगर आपने टेरर एक्टिविटीज में उस पार्टिसिपेशन किसी भी प्रकार का आपने उसमें साझेदारी, हिस्सेदारी दी है, तो आपको जो है आतंकवादी घोषित किया जाएगा। अगर आप टेरर आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं तब भी आपको घोषित किया जाएगा। और इसी तरीके से आपकी संलग्नता अन्य आतंकी गतिविधियों में है या उससे जुड़ी हुई, तो भी आपको आतंकवादी घोषित किया जाएगा। तो ये सब काम करके भी आतंकवाद से निपटा जाता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम यह है कि विकास जितना ज़्यादा कश्मीर में होगा तो कश्मीर के लोगों में अलगाववादी भावना खत्म होगी और वो टेररिस्ट्स के प्रति सिंपैथी नहीं रखेंगे या भारत
से बहुत अच्छी तरीके से जोड़ करके काम करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कश्मीर के लोग जो है नेशनलिस्ट नहीं हैं या भारत से प्रेम नहीं करते या भारत से दूरी बना करके रखते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो गुमराह हैं, जो मिसगाइडेड हैं और जिन्हें आसानी से पाकिस्तानी आतंकवादियों से जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए जब भारत सरकार समावेशी विकास का एक जो है पूरा पिटारा लेकर के आती है, तो कश्मीर में जब विकास होता है तो विकास की वाहवाही होती है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, रोड, रेलवे नेटवर्क हो, एयरपोर्ट्स हों, बड़े बड़े ऐसे टनल्स बने हैं कश्मीर में, जिसमें जो है वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प हो गया है। इन सब चीज़ों के माध्यम से लोगों के मन में असंतोष मिटता है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कश्मीर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होंगी। एम्स बनाइए वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाना जरूरी है, वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना जरूरी है, वहाँ लाइवलीहुड के लिए मतलब जो वैकल्पिक रोजगार है वो सब प्रदान करना पड़ेगा। लोग वैकल्पिक रोजगार लें और वो अन्य ऐसी चीज़ों में, कट्टर चीज़ों में न पड़ें, बल्कि अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट करें। इसके लिए सरकार ने स्कीम्स भी खूब चलाई हैं। वहाँ वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज है या बैक टू द विलेज स्कीम है। इसके अलावा हुनर है, उस्ताद है, हिमायत है, शिखर है, शिकारा है, तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से हमने कश्मीर की महिलाओं का विमेन एम्पावरमेंट करने की कोशिश करी है। ठीक है, और उसके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे पहलू हैं जो ये बताते हैं कि डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी के माध्यम से हम एक बढ़िया आउटकम प्राप्त कर सकते हैं। तो आतंकवाद से निपटने के मल्टीपल लेवल पे काम करना होगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, क्योंकि आतंकवाद एक विचारधारा है। आतंकवाद से अगर आपको निपटना है तो आप केवल हर समय हथियार से नहीं निपट सकते कि आर्मी आई, आतंकवादियों को मारा और आतंकवाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। आर्मी अपना काम करेगी लेकिन आतंकवादी भी अपना काम करेगा, वो आतंक करता रहेगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है, आतंक का जो विचार है उसके दिमाग में जो पनप रहा है या जो पनप चुका है उसको कैसे मारा जाए, इसके लिए डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। और डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रैटेजी में किसी के दिमाग से कट्टरता को निकाला जाता है। तो आप आसानी से सोच सकते हैं कि किसी भी के दिमाग से कट्टरता कैसे निकाली जाएगी, अगर उससे अच्छे से बात की जाएगी, संवाद होगा, इंटरेक्शन होगा, उसकी बातों को, उसके डिमांड्स को, उसके रुझान को सुना जाएगा कि भाई तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, पहले अपनी बात रखो, हम बताते हैं कि यहाँ पर किसका क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जब हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं, लोगों को विश्वास जगाते हैं, तब वो जो है धीरे धीरे हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे काम करके जो है चीज़ों पर एक बहुत अच्छा निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही कि दुनिया मतलब भारत के अलग अलग हिस्सों में जो आतंकवाद हो रहा है उससे निपटने के लिए ये ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं कि जिसके माध्यम से, जैसे टेरर फंडिंग है, टेरर फंडिंग को हर कीमत पर रोका जाए। टेरर फंडिंग का सोर्स क्या है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, ड्रग ट्रैफिकिंग से, वीपन स्मगलिंग से और अन्य प्रकार जितने भी प्रकार की स्मगलिंग है, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है, वन्य जीव तस्करी, इन सब माध्यमों से होता है। इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी, साइबर अपराध, साइबर अपराधों के माध्यम से पैसा मिल रहा है आतंकवादियों को, तो ये सारी चीजों को क्रश करना होगा, रोकना होगा, तब जाकर के टेरर फंडिंग रुकेगी। तो ऐसे तमाम उपाय हो सकते हैं। आप भी कुछ उपाय बताइए, प्रभावी उपाय अगर आपको लगता है कि ये इस उपाय से आतंकवाद खत्म हो सकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में फिर से एक किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मिलेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, एक बेस भी मजबूत हो और आप भारत की सुरक्षा के बारे में, भारत के अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन के बारे में, भारत की इकोनॉमी या जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण आयाम हैं इसके बारे में अपना एक अच्छा ओपिनियन डेवलप कर सकें। इसके लिए आपसे चर्चा फिर से की जाएगी। नमस्कार।